ओके सो अब हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 जो कि है द अकाउंटिंग साइकिल कैप्चरिंग इकोनॉमिक इवेंट्स। अब हम इसमें अकाउंटिंग साइकिल देखेंगे जो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जा रही होती है, तो वो इस अकाउंटिंग साइकिल के जो स्टेप्स होते हैं इनकी बेस पे वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जाती है होती है। हम उन जो साइकिल जो एक स्टेप्स हैं अकाउंटिंग साइकिल के जो स्टेप्स हैं हम उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, और उसकी बेस पे हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब इसमें कैप्चरिंग इकोनॉमिक इवेंट्स, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा होता है तो वो बिजनेस के इकोनॉमिक इवेंट्स को, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं बिजनेस में, उनको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक इवेंट्स फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिजनेस की, तो ये एक इकोनॉमिक इवेंट है, ठीक है। तो अब वो जो सारा अकाउंटिंग साइकिल है वो इन ट्रांजैक्शंस पे बेस कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक अकाउंटिंग साइकिल में हम इन इकोनॉमिक इवेंट्स को कैप्चर कर होते हैं, इनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब हम वन बाय वन हम नेक्स्ट हर स्लाइड को देखते हैं। अब पहली है अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है जिससे हम बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और ट्रांजैक्शंस को हम फिर रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एक अकाउंट्स बुक होती है, उसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर हम उनको उनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं, उनको उनका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस में हम उनको क्लासिफाई करते हैं कि इनका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। और फिर उस सब क्लासिफिकेशन के बाद उनको हम समराइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। हम सारे जो हमने इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड की होती है फिर हम उस इंफॉर्मेशन को उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पुट करते हैं, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म में एक समराइज करते हैं, ठीक है, उस सारे इंफॉर्मेशन को। फिर जो वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक आगे जो जो यूज़र्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है, जो उन यूज़र्स होते हैं वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के उस इंफॉर्मेशन को देख के डिसीजन ले रहे होते हैं। तो ये अकाउंटिंग साइकिल होता है जिसके थ्रू सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर किया जा रहा होता है। और इस अकाउंटिंग साइकिल के 8 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिसके बेस पे सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बन रही होती है, प्रिपेयर हो रही होती है, सारे अकाउंट्स जो उनका अकाउंट्स को मेंटेन किया जा रहा होता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे होते हैं। अब जो फर्स्ट है वो है जनरल जर्नल। जनरल जर्नल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम जो हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं इनको हम इसमें एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। फिर सेकंड आता है जनरल लेजर। फिर जो हमने एंट्रीज जनरल जर्नल में जो हमने एंट्री की होती हैं उनको हम शिफ्ट कर देते हैं लेजर में। लेजर उसको हम टी अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। हर रिस्पेक्टिव अकाउंट बनता है, हर एंट्री का एक रिस्पेक्टिव अकाउंट बनता है, तो और उस अकाउंट में सिमिलर जो उनके बैलेंसेस होते हैं हम उनको शिफ्ट कर देते हैं लेजर अकाउंट में। फिर हम लेजर अकाउंट से हम ट्रायल बैलेंस में जो लेजर अकाउंट में जो हमने सेपरेट हर अकाउंट बनाया होता है, हर आइटम का सेपरेट अकाउंट बनाया होता है, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है हर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो रह गई होती हैं, जो रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है, जिनको जो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में अफेक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। तो उनको हम आगे फिर उनकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं, उनको एडजस्ट करते हैं, और उन एंट्रीज के बाद हम उनका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी वो इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे होते हैं। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बन जाती हैं तो उसके बाद जो एंट्रीज जिनको क्लोज करना होता है, ठीक है, कुछ एंट्रीज जो एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज हो जाती हैं, जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में यूज़ नहीं होती, तो उनको हम क्लोज कर देते हैं। और फिर 8 स्टेप है उसको हम क्लोजिंग एंट्रीज के बाद हम एक आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जो अकाउंट्स जो ज़्यादा पीरियड्स के लिए यूज़ होते हैं, अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए यूज़ होते हैं, तो हम उनका आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना के उनको हम एक ट्रायल बैलेंस बना के उनको एक शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये 8 स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग साइकिल के। अब रोल ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो मेंटेन किए जा रहे होते हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है, उनका रोल क्या होता है। तो जो फर्स्ट जो है वो है एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी।
जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे होते हैं तो ये एक इंश्योर कर रहा होता है कि जो भी बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। और बिजनेस अपने हर ट्रांजैक्शंस की हर फाइनेंशियल एक्टिविटी के अकाउंटेबल होता है, आंसरेबल होता है। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर आता है जो हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिलता है कि बिजनेस आंसरेबल होता है, अकाउंटेबल होता है अपनी हर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं बिजनेस में, उनके लिए अकाउंटेबल होता है, ठीक है, उनके लिए आंसरेबल होता है। और अपने और जो एक वो इंश्योर कर रहा होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह जो रिकॉर्ड की गई हैं, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाया गया है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। फिर सेकंड है कीप ट्रैक ऑफ रूटीन बिजनेस एक्टिविटी। अब कीप ट्रैक ऑफ रूटीन बिजनेस एक्टिविटी में ये है कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, ठीक है, इससे हमें हर बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल वे में उनका हमें एक रिकॉर्ड मिल रहा होता है, ठीक है। उनको एक्यूरेट फॉर्म में हमें मेंटेन किया गया होता है, रिकॉर्ड एक्यूरेट फॉर्म में मेंटेन किया गया होता है, ठीक है। हम चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं कि जो जो ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं हमें उनको एक ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड वन है ऑब्टेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड की वजह से हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हमें उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, ठीक है। हम वो जो हर ट्रांजैक्शन जो भी हो रही है अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हर ट्रांजैक्शन की एक डिटेल इन्फॉर्मेशन शो कर रही होती है, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन की जो भी है उसकी डिटेल में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड की वजह से। देन थर्ड है फोर्थ वन है टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे होते हैं उनसे हमें एक जो बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है बिजनेस की, ठीक है। और उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है वो कितनी अच्छी है, ठीक है। ठीक है, जो बिजनेस जो इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहा है या एफिशिएंटली, जो बिजनेस कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है, अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब लास्ट वन जो है वो है मेंटेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द कंपनीज बिजनेस एक्टिविटी। हमें इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड से एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलता है हर अकाउंटिंग हर बिजनेस की जो एक्टिविटीज जो होती हैं उस जो भी बिजनेस में एक्टिविटी होती हैं उनका हमें एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के फॉर्म में हमें एक रिकॉर्ड मिल रहा होता है, एक एविडेंस प्रूफ हमें मिल रहा होता है, ठीक है। हम एक फाइनेंशियल जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसका एक प्रूफ हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिल रहा होता है, ठीक है, जो हमें काम आता है आगे ऑडिट्स में, ठीक है, लॉज वगैरह को जो रेगुलेटरी बॉडीज़ जो आपकी चेक एंड बैलेंस रखती हैं तो वो उसके लिए भी एक प्रूफ होता है जिसको हम इस प्रूफ की वजह से हम अपने अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेंटेन रखता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब आता है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट जब देखेंगे डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। तो अब डेबिट जो होती है हम जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, ठीक है, उनका एक डेबिट बैलेंस होता है और दूसरा एक क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो अब डेबिट जो हम लिखते हैं वो हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, ठीक है, और क्रेडिट हम हमेशा राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। जो भी अब जो चीज़ें बिजनेस में आ रही हैं, ठीक है, उसको हम डेबिट करेंगे, जो रिसीट्स वगैरह जो भी हम रिसीव कर रहे हैं उसको हम डेबिट करेंगे, और जो पेमेंट्स कर रहे होते हैं हम उनको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स को हम डेबिट करते हैं, कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, और कब कब हम डेबिट करते हैं और कब कब हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स जो होते हैं वो जब भी इंक्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कैश है, ये एक एसेट है, अगर ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो इसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर ये डिक्रीज हुआ है तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ने कोई इन्वेंट्री परचेज की है, ठीक है, तो इन्वेंट्री क्या है, वो एसेट है, ठीक है। तो वो इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, एसेट इंक्रीज हुआ है, तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब उस इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए कैश पे किया गया है, ठीक है, तो जो एसेट है वो कैश है, ठीक है, वो एसेट है, और एसेट डिक्रीज हो रहा है, पे किया जा रहा है, तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। फिर लाइबिलिटी की बात करें, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और अगर वो डिक्रीज होगी तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने बिजनेस ने सप्लायर से कुछ चीज़ें परचेज की हैं, रॉ मटेरियल परचेज किए क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है, उसको अमाउंट पे नहीं की, उसको फ्यूचर में वो अमाउंट पे करेगा, तो ये अब लाइबिलिटी है
बिजनेस की कि उसने अमाउंट पे करनी है, उस जो उसने सप्लायर से जो चीज़ें मंगवाई हैं उसके बदले उसको कैश पे करना है फ्यूचर में। तो यहाँ पे अब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि उस पे ऑब्लिगेशन है कि उसने फ्यूचर में पे करनी है। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जब वो लाइबिलिटी को पे कर देगा, ठीक है, अपने उस जो कैश है, जो अमाउंट है उसको पे कर देगा, तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। इसी तरह इक्विटी है। इक्विटी जब इंक्रीज होती है, अब कोई किसी भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, कोई स्टॉक शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, कैपिटल आया है बिजनेस में या रिटेन अर्निंग्स वगैरह आई हैं, ठीक है, तो इस केस में जो इक्विटी है वो इंक्रीज होती है। तो जब इंक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे, और जब डिक्रीज होगी तो उसको हम डेबिट बैलेंस में लिख देंगे। अब इस तरह एक्सपेंसेस हैं, जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, अब बिजनेस के एक्सपेंसेस आए हैं, ठीक है, कॉस्ट है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है तो उसको हम डेबिट साइड पे लिख देंगे, अगर वो डिक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इसी तरह रेवेन्यू जब बिजनेस में आता है, जब रेवेन्यू जनरेट होता है तो इससे ऑनर्स की इक्विटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो उसको हम, जैसे हमने ऑनर्स इक्विटी को क्रेडिट साइड पे लिखा था जब वो इंक्रीज होती है, तो इसी तरह हम रेवेन्यू को भी जब वो इंक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और जब वो डिक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो ये एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस का एक फॉर्मेट है कि हमने उसको कब किस साइड पे डेबिट लिखना है, किस डेबिट बैलेंस करना है, और कब हमने उसको क्रेडिट बैलेंस करना है। अब है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है, हर ट्रांजैक्शंस के दो एक डुअल एस्पेक्ट होता है, ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक, अगर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उससे एक जो एक अमाउंट, एक अकाउंट इंक्रीज हो रहा होगा, दूसरा अकाउंट डिक्रीज हो रहा होता है, तो ये डुअल एस्पेक्ट इसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम को, कि एक को हम डेबिट कर रहे होते हैं, एक को हम क्रेडिट कर रहे होते हैं, ठीक है। और डेबिट का बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए एसेट के बैलेंस से, ठीक, सॉरी, क्रेडिट के बैलेंस से। डेबिट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होगा, ठीक है, तब ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो एक एक तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक डेबिट हो रही होती है, एक क्रेडिट हो रही होती है, ठीक है, एक की अमाउंट इंक्रीज हो रही होती है, एक की अमाउंट डिक्रीज होती है, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, तो ये इसको सेटिस्फाई कर होता है, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर होती है कि अब एसेट का मेन जो जो बैलेंस होता है वो होता है मेनली, जिसका बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, और लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी का जो मेनली जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये एसेट्स जो है वो डेबिट बैलेंस इक्वल होना चाहिए लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी के क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होना चाहिए, इन दोनों की अमाउंट्स को इक्वल होना चाहिए, तो ये डबल एंट्री सिस्टम कहता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग साइकिल के जो फर्स्ट स्टेप है उससे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट स्टेप है वो है जनरल जर्नल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसको हम जनरल जर्नल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। इसमें हम जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, उनको हम एंटर करेंगे इस जनरल जर्नल में। एंट्री के फॉर्म में हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर होते हैं, जो भी हमारे डे बाय डे ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं उनको हम इस जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सारी ट्रांजैक्शंस को हम इस जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इस जर्नल को जनरल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं सब रिकॉर्ड हो रही होती हैं, कोई एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रही थी बल्कि सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो इस वजह से हम इसको जनरल जर्नल कहते हैं। और जो ट्रांजैक्शन का पहला स्टेप ही है कि वो इसमें रिकॉर्ड पहले रिकॉर्ड होती है, एंट्री के फॉर्म में एंट्रीज बन रही होती हैं। अगर हम एग्जांपल देखें नीचे, जैसे ऑनर्स ने इन्वेस्टमेंट की है कैश, ऑनर्स इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस, के ऑनर्स है उसने 80,000 का, ऑनर ने 80,000 का कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। अब ऑनर की जो उसने इन्वेस्टमेंट की है 80,000 की, जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आई है वो कैश की फॉर्म में आई है, जो कैश इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कैश आया है बिजनेस में 80,000। तो कैश क्या है, एसेट है, तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट साइड पर लिखते हैं। और इसी तरह जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल आया है, ठीक है, बिजनेस में, ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज हुई है, ठीक है, कैपिटल स्टॉक आया, ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट आई है, ठीक है। तो अब वो कैपिटल स्टॉक वो ऑनर्स इक्विटी का पार्ट है, ठीक है। जब ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो हमने कैश को डेबिट कर दिया और कैपिटल स्टॉक को हमने क्या कर दिया, 80,000 को क्रेडिट कर दिया। तो ये जनरल में इस तरह एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं,
फिर आता है पोस्टिंग जनरल एंट्रीज टू द लेजर अकाउंट्स। जो हमने जनरल में जो हमने एंट्रीज की थी उसको हम आगे लेजर अकाउंट्स में हम शिफ्ट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। हर इसको लेजर अकाउंट्स में हर अकाउंट का रिस्पेक्टिव एक अकाउंट बनता है, हर आइटम का जो भी है उसका एक रिस्पेक्टिव अकाउंट बनता है, अलग अलग हर आइटम का अलग अलग एक सेपरेट अकाउंट बनता है, ठीक है। और फिर उस अकाउंट में हर जो भी एंट्रीज हो रही होती, जो भी एंट्रीज सिमिलर जो एंट्रीज हो रही होती हैं जनरल में, तो हम उन एंट्रीज को अपने उनके हर रिस्पेक्टिव अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है जो हमने लास्ट टाइम पिछले में जो एग्जांपल किया है कि ऑनर्स ने इन्वेस्टमेंट की थी कैश इन द बिजनेस, जिस वजह से कैश डेबिट हुआ था और कैपिटल स्टॉक क्रेडिट हुआ था। तो अब ये जनरल लेजर को हम टी अकाउंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट होता है वो टी की फॉर्म में होता है, टी की शेप में होता है, तो इसको हम टी अकाउंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये टी अकाउंट की शेप में हमने वो एक इसका लेजर बना लिया, ठीक है। अब जो अब कैश है, कैश का हमने अलग से इसका अकाउंट बना लिया, ठीक है, और कैपिटल स्टॉक का हमने अलग से अकाउंट बना, तो हम कैपिटल स्टॉक का फिर इसी तरह हम बैलेंस जो होगा उसका टी अकाउंट बना के फिर हम जो अब कैपिटल स्टॉक का हमने अलग से उसका टी अकाउंट बनाया, ठीक है। और उसको फिर हम उसके रिस्पेक्टिव जो उनका बैलेंस होगा जिस अकाउंट, जैसे कि अब कैश का था तो अब कैश का डेबिट बैलेंस था तो हमने कैश के टी अकाउंट में उसका डेबिट बैलेंस लिख दिया, ठीक है। इसी तरह डेबिट साइड पे लिख दिया। इसी तरह कैपिटल स्टॉक है तो इसका कैपिटल स्टॉक का बैलेंस क्रेडिट साइड पे था तो हमने उसको क्रेडिट साइड पे उसका बैलेंस लिख दिया। तो इस तरह जो लेजर अकाउंट्स हैं या टी अकाउंट्स जिनको हम कहते हैं, तो ये इस तरह से हर आइटम का अलग से अकाउंट बन के, सेपरेट अकाउंट बन के, हम उनके जो रिस्पेक्टिव जो उनके बैलेंसेस होंगे उनको उस साइड पे लिख देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो ये लेजर अकाउंट्स इस तरह से बनते हैं। फिर आती है व्हाट इज नेट इनकम। नेट इनकम क्या होती है? नेट इनकम बेसिकली एक प्रॉफिटेबिलिटी होती है बिजनेस की, ठीक है। जो भी बिजनेस ने ऑपरेशंस करके जो रेवेन्यू अर्न किया है, जनरेट किया है, उसमें से हम सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो जो एक अमाउंट बचती है, एंड पे जो अमाउंट आती है वो उसको हम नेट इनकम कहते हैं, वो बिजनेस की नेट इनकम होती है, ठीक है। और ये जो नेट इनकम होती है ये ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज कर रही होती है, क्योंकि ऑनर्स इक्विटी में एक कैपिटल आ रहा होता है, ठीक है, नेट इनकम से। और सेकेंडली वो रिटेन अर्निंग्स, जितनी आपकी ज़्यादा नेट इनकम होगी तो आपकी रिटेन अर्निंग्स भी ज़्यादा होंगी, ज़्यादा कैपिटल आएगा, तो ये ऑनर्स इक्विटी का पार्ट है। जब वो नेट इनकम इंक्रीज होगी तो ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज ही करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस नेट इनकम का जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें क्या इसका इफेक्ट होता है। अगर हम एसेट्स की बात करें और एसेट्स और लाइबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो या तो ये जो नेट इनकम होती है या तो ये एसेट्स को इंक्रीज कर रही होती है या फिर लाइबिलिटी को डिक्रीज कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि कैसे एसेट्स को इंक्रीज कर रही होती है। अब बिजनेस की नेट इनकम आई, ठीक है, तो बिजनेस के पास एक तो कैश आता है तो ये भी एक एसेट है, और दूसरा बिजनेस ने आगे जो नेट इनकम से आगे कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई किसी फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई लैंड परचेज कर ली, कोई इक्विपमेंट परचेज कर लिया जो कि एसेट्स हैं, ठीक है। तो अब इससे एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो अब इस नेट इनकम की वजह से एसेट इंक्रीज हो रहे होते हैं, या तो ये एसेट इंक्रीज हो रहा होता है, या फिर उस नेट इनकम से बिजनेस ने अपनी लाइबिलिटी पे कर दी। लाइबिलिटी मतलब कोई जो उन्होंने लोन दिया था उसको नेट इनकम में से पे कर दिया, ठीक है। तो इससे जो नेट इनकम की वजह से जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इन दोनों में से कुछ एक या तो इंक्रीज हो रहा होता है एसेट, या लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही होती है, इस पे ये इफेक्ट आता है। और ऑनर्स इक्विटी वो तो इंक्रीज ही होती है नेट इनकम में से। नेट इनकम से ऑनर्स इक्विटी हमेशा इंक्रीज होती है, क्योंकि नेट इनकम से आपके पास कैपिटल आता है, रिटेन अर्निंग्स वगैरह आती हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो ऑनर्स इक्विटी है वो इंक्रीज होती है। अब आ गया है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होती है? बिजनेस की नेट इनकम आ गई, ठीक है, और उस नेट इनकम के बाद जो शेयर होल्डर्स थे उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया उस नेट इनकम से। जो नेट इनकम अमाउंट आई थी उसमें से शेयर होल्डर्स को उनके डिविडेंड पे कर दिया गया। डिविडेंड क्या होता है? जो ऑनर्स को जो कैश डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, उनको एक प्रॉफिट दिया जा रहा होता है उनकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, शेयर होल्डर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है। तो ये डिविडेंड होता है। तो फिर नेट इनकम में से जब डिविडेंड जब पे कर दिया जाएगा तो उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगी, डिविडेंड पे करने के बाद जो अमाउंट बच जाएगी, जो प्रॉफिट बच जाएगा, सब कुछ पे करने के बाद एक अमाउंट बच जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिटेन अर्निंग कहते हैं। उस प्रॉफिट को बिजनेस रिटेन कर लेती है और उसको फिर अगले साल
प्रोड्यूस करती है फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये रिटेन अर्निंग क्या होती है, बिजनेस प्रॉफिट को रिटेन कर लेता है, तो ये हम इसको रिटेन अर्निंग्स कहते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, रिटेन अर्निंग्स इक्वल्स टू रिटेन अर्निंग्स बिगिनिंग। अब इस करंट ईयर का जो बिगनिंग जो रिटेन अर्निंग होगी वो पिछले साल की जो एंडिंग जो रिटेन अर्निंग थी वो इस साल का स्टार्टिंग वो बिगनिंग रिटेन अर्निंग होगी, ठीक है। उसको जो हमारे जो शुरू में जो एक रिटेन पिछले पिछले साल की जो रिटेन अर्निंग बच के आ रही थी वो इस साल की स्टार्टिंग रिटेन अर्निंग बिगनिंग रिटेन अर्निंग होगी। उसमें फिर हमें जो इस साल का जो हमें नेट इनकम आएगी, हमारे पास जो नेट इनकम आएगी उसको हम प्लस कर देंगे, उसमें से हम डिविडेंड को माइनस करके हमारे पास रिटेन अर्निंग की इस साल की जो एंडिंग में जो रिटेन अर्निंग होगी वो हमारी इस फॉर्मूले के थ्रू हम हमारी वो रिटेन अर्निंग निकल आएगी एंडिंग में, इस साल की एंडिंग रिटेन अर्निंग्स होंगी, ठीक है। और जो रिटेन अर्निंग्स होती है वो साल के हमेशा एंड पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि साल के एंड पे सारे स्टेटमेंट्स वगैरह बना के उनकी नेट इनकम वगैरह जनरेट होती है, हमें पता चलता है कि हमें इस साल की कितनी नेट इनकम आई है, कितना प्रॉफिट आया है। तो रिटेन अर्निंग्स भी एट द एंड ऑफ द ईयर हम कैलकुलेट करते हैं। अब आगे है रेवेन्यू। अब ये कहते हैं कि अच्छा रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू क्या है कि जो भी आपने प्रोडक्ट्स जो भी गुड्स सर्विसेज जो आपने सेल किए हैं, ठीक है, उनको सेल करने के अगेंस्ट जो आपको कैश मिल रहा है, ठीक है, उस सेल में जो आपको कैश जनरेट कर रहे हो तो उसको हम रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। रेवेन्यू आपकी सेल्स के अगेंस्ट आपको रेवेन्यू मिल रहा होता है, ठीक है। और अब जो रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, जो आपको सेल्स जो हो रही हैं उसके अगेंस्ट आपको रेवेन्यू आपके पास जनरेट हो रहा है, तो जो आप रेवेन्यू इंक्रीज कर जब रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी नेट इनकम इंक्रीज होती है। जितना ज़्यादा आपके पास रेवेन्यू आएगा उतनी ज़्यादा आपके पास नेट इनकम आएगी, ठीक है। जब नेट इनकम इंक्रीज होगी तो जो नेट इनकम ऑटोमेटिकली ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो इसी तरह जो रेवेन्यू होता है वो ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज करता है। अब इसमें एक प्रिंसिपल है जो कहते हैं कि आपने अपने रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है, ठीक है, जिसका नाम है रियलाइजेशन प्रिंसिपल। तो ये कहता है कि जो आपका रेवेन्यू है, ठीक है, ये उस टाइम रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड हो जाना चाहिए जब आपने प्रोडक्ट्स अपने गुड्स या सर्विसेज हैं आपने वो सेल कर दिए हैं, ठीक है, आपने ट्रांजैक्शन हो गई है, बेशक आपने वो कैश रिसीव किया है कि नहीं किया, कस्टमर से कैश रिसीव किया है या नहीं किया, लेकिन आपने जैसे ही आपने गुड्स और सर्विस आपने डिलीवर कर दी है, सेल हो गई है, ठीक है, तो आपने उस रेवेन्यू को अपनी इनकम स्टेटमेंट में आपने उसको रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। तो ये एक रेवेन्यू को रिकॉर्डिंग करने का एक प्रिंसिपल है। अब हम देखते हैं एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस बेसिकली कॉस्ट होती है जो आपको रेवेन्यू जनरेट करने में जो कॉस्ट आ रही होती है उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट्स जो भी गुड्स और सर्विसेज जो सेल हो रहे हैं, जो उन गुड्स और सर्विसेज को सेल करने में जो कॉस्ट आई है, ठीक है, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस यूज़ हो रहे होते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने में। और जब भी कोई एक्सपेंस बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उससे हमारे जितने ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे उतनी ज़्यादा नेट इनकम हमारी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और जब नेट इनकम डिक्रीज़ होगी तो इस तरह से ऑनर्स इक्विटी है वो भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो एक्सपेंसेस ये होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैचिंग प्रिंसिपल, कि हमें जो हमारे एक्सपेंसेस हैं हमें उनको कब रिकॉर्ड करना चाहिए, अपने एक्सपेंसेस को हमें कब रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें मैचिंग प्रिंसिपल बताता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये कहता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को उस पीरियड में रिकॉर्ड करो जिस पीरियड में वो यूज़ हुए हैं रेवेन्यू को जनरेट करने में, ठीक है। रेवेन्यू का जो पीरियड है उसी पीरियड का आप एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करोगे। इन दोनों के पीरियड सेम होने चाहिए, रेवेन्यू के और एक्सपेंसेस के पीरियड सेम होने चाहिए, ठीक है। इनका आपस में मैच होना चाहिए, जिस पीरियड का रेवेन्यू ले रहे हो उसी पीरियड का आपने एक्सपेंसेस लेना है। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल हमें कहता है कि हमने एक्सपेंसेस को अपने इस तरह रिकॉर्ड करना है कि आपने जिस पीरियड में वो यूज़ हुए हैं रेवेन्यू को जनरेट करने में तो उसी पीरियड का हम एक्सपेंसेस लेंगे। तो ये एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने का ये एक प्रिंसिपल है कि जो बताता है कि हमने कैसे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। फिर आगे आते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या होते हैं, डिविडेंड जो बेसिकली नेट इनकम में से जो हम डिविडेंड पे कर रहे होते हैं, डिविडेंड बेसिकली जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक कैश नेट इनकम में से कैश डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स को जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है। तो
उनको उनकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट डिविडेंड के फॉर्म में प्रॉफिट मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये डिविडेंड हम उस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उन कैश की जो स्टॉक जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको उनके उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कैश को। और कहते हैं कि जो डिविडेंड है ये एक्सपेंसेस की तरह ही होता है, पर हम इसको एक्सपेंस कंसिडर नहीं करते। एक्सपेंस बेसिकली क्या होता है, जो यूज़ हो रहे होते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने में, लेकिन जो डिविडेंड है वो रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प नहीं कर रहा होता, बल्कि ये तो नेट इनकम में से माइनस डिडक्ट हो रहा होता है। तो ये इस वजह से हम इसको एक्सपेंस नहीं कह सकते। और जब फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, तो ये स्टॉक जो ऑनर्स इक्विटी है उसको रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है, जब डिविडेंड जो पे होता है तो उसकी वजह से जो रिटेन अर्निंग है वो कम होती है। जो रिटेन अर्निंग किसका पार्ट है, ऑनर्स इक्विटी का पार्ट है। तो जब डिविडेंड पे होता है तो ये ऑनर्स की इक्विटी को रिड्यूस कर देता है। तो इस वजह से हम जो ऑनर्स की इक्विटी को डिविडेंड की वजह से हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, क्योंकि ऑनर्स इक्विटी रिड्यूस हो रही होती है। फिर आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या हो रहा होता है कि हमने लेजर में जो सारी चीज़ें पोस्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, हर रिस्पेक्टिव हर अकाउंट डिफरेंट, हर आइटम का डिफरेंट सेपरेट अकाउंट बनता है, ठीक है। उसमें उनके जो बैलेंसेस होते हैं वो लिखते हैं, उनकी जो अमाउंट्स होती हैं वो लिख के फिर जो एंड पे उनका बैलेंस निकलता है। तो ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, जितने भी जो बैलेंसेस होते हैं हर अकाउंट के जो बैलेंस आ रहा होता है, ठीक है, उसको हम शिफ्ट कर देते हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में जो सम होता है डेबिट बैलेंस का वो इक्वल होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस के। ये हमेशा डेबिट बैलेंस इक्वल होता है क्रेडिट बैलेंस के, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब है इसमें कोई एरर है, ठीक है। इस वजह से कोई ट्रांजेक्शन वगैरह सही से रिकॉर्ड नहीं हुई, कोई एरर आ रहा होता है जिसकी वजह से वो इनके इक्वल नहीं आ रहा था, उनका जो बैलेंस है वो आपस में इक्वल नहीं आ रहा था। तो अब ट्रायल बैलेंस में हर तरह की ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। एसेट्स हो गया, लाइबिलिटीज़, ऑनर, इक्विटी, एक्सपेंसेस, सारी ट्रांजैक्शंस को हम इसमें शिफ्ट कर रहे होते हैं ट्रायल बैलेंस में। अब आगे ये एग्जांपल है जो है कि ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की है 40,000 कैश की बिजनेस में इन एक्सचेंज ऑफ कैपिटल स्टॉक। तो इसकी हम एंट्री बनाएंगे कि कैश आ रहा है बिजनेस में, 40,000 इन्वेस्टमेंट हुई है, तो कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और फिर कैपिटल स्टॉक एक इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है, कैपिटल ऑनर्स की इक्विटी इंक्रीज हुई है, ऑनर्स की इक्विटी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो हम जब ऑनर्स की इक्विटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस में लिखते हैं, तो ये क्रेडिट हो जाएगा 40,000 कैपिटल स्टॉक। फिर दूसरी जो है ऑनर्स परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश फॉर $8,000। तो अब ऑनर ने एक ऑफिस इक्विपमेंट परचेज की हैं ऑन कैश, कैश पे करके उसने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज की हैं $8,000 के। अब ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, ये ऑफिस इक्विपमेंट जो है ये बेसिकली बिजनेस के एसेट्स होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड एसेट होते हैं जो बिजनेस के एसेट हैं। इक्विपमेंट को हम एसेट कहते हैं, ठीक है। तो अब एसेट इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, ऑफिस इक्विपमेंट आए हैं बिजनेस में, वो एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे $8,000 से। और कैश उनको परचेज करने के लिए हमने कैश दिया है, कैश जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कैश भी एसेट है, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम 8,000 लिखेंगे, उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। तो ये हमने जर्नल पहले बना लिया जिसमें हमने ये एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं। अब इनको हम टी अकाउंट्स बना के हमने इनको हर आइटम का टी अकाउंट सेपरेट अकाउंट बना के उसमें उसके बैलेंस लिखना है, जो डेबिट है या क्रेडिट, जो भी साइड का जो अमाउंट है उसको हम उस साइड में लिखेंगे। अब पहले हम कैश की देखते हैं। तो पहली एंट्री में जो कैश का है वो डेबिट हो रहा था 40,000 से, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री में है वो कैश क्रेडिट हो रहा है 8,000 से, तो हम क्रेडिट साइड पे 8,000 लिख देंगे और डेबिट साइड पे हम 40,000 लिख देंगे। अब इन दोनों को माइनस करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो डेबिट साइड का हमारे पास आंसर आएगा, वो 32,000 आ रहा है, बैलेंस आ रहा है इसमें कैश में, ठीक है। फिर अब कैपिटल स्टॉक का हमने बना लिया, कैपिटल स्टॉक 40,000 क्रेडिट था तो उसका हमने क्रेडिट बैलेंस लिख दिया इस टी अकाउंट में। फिर ऑफिस इक्विपमेंट है, उसका हमने डेबिट साइड पे उसका डेबिट बैलेंस था, तो उसका टी अकाउंट में हमने उसका डेबिट साइड पे उसका लिख दिया, नीचे उसका बैलेंस लिख दिया डेबिट साइड पे। तो अब हम इन एंट्रीज को जो हमने जो टी अकाउंट्स बनाए हैं इनको हम ट्रायल बैलेंस पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में जब हम शिफ्ट करेंगे, अब पहला कैश है हमारे पास, तो कैश का बैलेंस कितना आ रहा था 32,000, और वो कौन सा बैलेंस था, वो डेबिट बैलेंस था, तो हमने इसको डेबिट साइड पे लिख दिया। फिर ऑफिस इक्विपमेंट था, ठीक है, तो ऑफिस इक्विपमेंट का डेबिट साइड पे बैलेंस था
और 8000 था तो वो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। कैपिटल स्टॉक का क्रेडिट साइड पे बैलेंस था 40000 तो उसको हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब इन डेबिट को सम किया और क्रेडिट को सम किया तो इनका जो टोटल बैलेंस आ रहा है वो एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। तो ये ट्रायल बैलेंस की ये एग्जांपल है कि हम इसको इस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो आज का जो लेक्चर था जो वो यहीं तक था। थैंक यू।